विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल, या हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल या लघु द्विध्रुवी के कारण विद्युत क्षेत्र। ये जो टॉपिक हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकीय के यूनिट सेकंड से लिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल के बारे में हम जानना चाहते हैं। इससे पहले हम 12th कक्षा में भी ये पढ़ के आ चुके हैं कि डाइपोल क्या होता है। वह संरचना जिसमें दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदुवत आवेश अत्यल्प लघु दूरी पर स्थित हों तो उसे शॉर्ट डाइपोल या डाइपोल कहते हैं। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर दो चार्ज है मेरे पास में, एक चार्ज है प्लस क्यू और सेम चार्ज है, और लेकिन उस पर जो उसका मैग्नीट्यूड है वो जस्ट इसके अपोजिट है, यानी ये माइनस क्यू है तो ये प्लस क्यू है। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें किसी क्रिया रेखा से या किसी लाइन से अगर जोड़ दें तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है डी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है डी तथा एक चार्ज का जो परिमाण है उसे हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डाइपोल क्या होता है। दो समान चार्ज होंगे और उनके बीच में कुछ निश्चित दूरी होगी, अर्थात समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के अपोजिट, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, के बिंदुवत आवेश अत्यल्प यानी एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हों तो उसे हम डाइपोल कहते हैं या शॉर्ट डाइपोल कहते हैं। यह यहाँ अल्प दूरी से अभिप्राय इसका मतलब है कि आवेशों के मध्य की वह दूरी जिसका मान आवेशों के प्रेक्षण बिंदु से दूरी की तुलना में बहुत कम है। अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ बात करें लघु द्विध्रुव की संरचना को परमाणविक या आणविक द्विध्रुवों की संरचना से समझा जा सकता है। जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर ली है, यहाँ पर ऑक्सीजन O है, H हाइड्रोजन है यानी H2O, ये है मैंने पानी यानी जल की स्ट्रक्चर ली है जिसमें ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, जो कि सममेट्री नहीं है, इसमें सममिति नहीं है। या हम ऐसे बात करें क्योंकि चार्ज में तो सममेट्री है, इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो और इस पर नेगेटिव चार्ज मिलकर क्या बन जाती है, उदासीन बन जाते हैं, चार्ज इनका जीरो हो जाता है। कुछ अणुओं में आवेश बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक दूसरे से अलग रहते हैं। उदाहरण के लिए हम जल की बात करें, पानी के अणु में ऑक्सीजन परमाणु पर कुल ऋणावेश प्रत्येक हाइड्रोजन पर कुल धनावेश के योग के बराबर होता है। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु पर कुल धनात्मक आवेश स्थित होता है, जो सममित स्थिति में न होकर चित्रानुसार यानी इस शेप में होता है। यद्यपि संपूर्ण अणु पर आवेश का मान शून्य होता है, परंतु हाइड्रोजन परमाणु का ऑक्सीजन परमाणु के सापेक्ष असममित स्थिति में होने के कारण आवेश प्रभावी रूप से इस प्रकार वितरित होता है कि एक तरफ ऋणात्मक आवेश की मात्रा अधिक और दूसरी तरफ धनात्मक आवेश का कुछ मान अधिक होता है, और इस संरचना को एक शॉर्ट डाइपोल के रूप में हम मान सकते हैं, यानी ये एक शॉर्ट डाइपोल है। अब हम आगे बात करते हैं कि यदि द्विध्रुवीय संरचना में बिंदुवत आवेशों के मध्य की दूरी d हो, डाइपोल मोमेंट अभी हमने देखा क्या होता है, दूरी d हो तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान आवेश q के रिजल्ट और d के गुणनफल के यानी मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम जनरली जो जिसका जो नोटेशन होता है वो स्मॉल p होता है, p द्वारा व्यक्त करते हैं। p इक्वल में एक चार्ज इंटू d, क्योंकि चार्ज इक्वल है लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनका जो जैसे नेचर है वो डिफरेंट, एक की पॉजिटिव है तो दूसरे की नेगेटिव है, यानी p इक्वल में q इंटू डी या क्यू डी। चूँकि आवेश बिंदुवत व उनके मध्य की दूरी अत्यल्प होती है, अतः मैथमेटिकल रूप में हम इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं q टेंड्स टू 0 और d टेंड्स टू 0। डाइपोल मोमेंट पे हम देख रहे हैं वेक्टर साइन लगा हुआ होता है। डाइपोल मोमेंट पे वेक्टर साइन ये बताता है कि ये डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी दिशा सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। एसआई पद्धति में यानी एसआई सिस्टम में इसकी जो इकाई है वो कूलाम मीटर होती है। आवेश चार्ज को हम कूलाम से लेते हैं और डी को मीटर में लेते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में इस भौतिक राशि को डी बाई से व्यक्त किया जाता है। 1 डी बाई इक्वल 3.3 × 10⁻³ कूलाम मीटर।
द्विध्रुव आघूर्ण यानी डायपोल मोमेंट के मान से अणु और परमाणुओं की संरचना का निर्धारण किया जा सकता है, यानी इनकी स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लघु द्विध्रुवी द्वारा पी आर किसी भी पॉइंट पी पर और जिसके कोऑर्डिनेट्स है आर एंड थीटा पर विभव का जो मान है पोटेंशियल जो है वो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये पोटेंशियल होता है जिसकी ओरिजिन पॉइंट और पी से किसी बिंदु पी पर जो डिस्टेंस है वो या जिसके कोऑर्डिनेट्स है वो आर एंड थीटा हैं और वो आर थीटा पर ही डिपेंड करता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अर्थात इक्वेशन जो हमारी है ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के रूप में डायपोल के कारण उत्पन्न विद्युत विभव को व्यक्त करती है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा एंड फाई होते हैं, लेकिन यहाँ पर फाई की टर्म्स जीरो हैं, तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, गोलीय निर्देशांकों के रूप में है। गोलीय निर्देशांकों में विभव या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जो पोटेंशियल है उसकी ग्रेडियंट ज्ञात कर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम ज्ञात कर सकते हैं। इक्वेशन 2.44 का आर के प्रति आंशिक अवकलन यानी पार्शियल हम करेंगे यहाँ पर त्रिज्यीय दिशा में विद्युत क्षेत्र ई आर को व्यक्त करेगा और जिसे हम ऐसा लिख रहे हैं ई आर इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। आर के प्रति जो आंशिक अवकलन है वो ई आर को व्यक्त करेगा और थीटा के प्रति जो आंशिक अवकलन है -1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा। क्योंकि इनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से डायरेक्ट लिए गए हैं। -1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा इसका लांबी घटक यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ई थीटा है। अब हम एक बार डायग्राम पे बात कर लेते हैं। यहाँ हम डायग्राम को देख रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज Q है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों का जो मिड पॉइंट है O, ये ओरिजिन पॉइंट है। इससे किसी बिंदु P पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, ये इसका रेडियल कोऑर्डिनेट है और ये इसका एंगुलर कोऑर्डिनेट है थीटा, और ये एंगल यहाँ पर बीटा है, यानी रिजल्टेंट ई आर और ई थीटा के बीच में जो एंगल है वो बीटा है। ओ से पी की जो डिस्टेंस है वो आर है। यहाँ हम बात करेंगे ई आर सबसे पहले फाइंड करेंगे, चूंकि हम देख रहे हैं वी आर थीटा इक्वल में है के पी, के यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट है और पी वी, चूंकि वी की बात कर रहे हैं हम, वी है यहाँ पर पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब हमें इसका ई आर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी इसे हम देख रहे हैं माइनस डेल वी अपॉन डेल आर से हमें लेना है इसको, इस वी का हम विद रेस्पेक्ट टू आर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी एज इट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ऐसे कैसे होगा, पी भी ऐसे कैसे होगा, कॉस थीटा भी ऐसे कैसे होगा, क्योंकि हमें ओनली करना है आर के सापेक्ष आर में जो चेंज। अब 1/r स्क्वायर का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये होगा -2 इंटू आर की पावर -2 - 1, या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 और ये माइनस डेल वी अपॉन डेल आर फाइंड करना था, ये इससे कैंसिल होकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 2p cos थीटा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, 2p cos थीटा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में आर की पावर माइनस ऊपर है आर की पावर -3 अपॉन में आएगी आर की पावर 3 में चेंज हो जाएगी। सिमिलरली हम इस प्रकार लांबी किसका घटक फाइंड कर सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर घटक भी हम इसका लिख सकते हैं। ये होगा -1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा, यानी जो इक्वेशन हमारी है वी आर थीटा 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का। अब हम इसे 1/r से तो मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डेल वी अपॉन डेल थीटा, यानी इसकी जो राइट हैंड साइड है उसे हम विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये होगा 1/r से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 1/r³ हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट r³ और p एज इट इज रहेगा। और cos थीटा का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका जो ऑर्थोगोनल ये एंगुलर जो घटक है वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा अपॉन r³ और रेडियल जो घटक है वो आया इसका 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन में r³। अब हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, ई मैग्नीट्यूड में फाइंड करना है, चूँकि ई फाई
सबसे पहले मैंने बात की थी कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है आर थीटा एंड फाई के उसमें होते हैं, तो यहाँ पर फाई जो घटक है वो इसका 0 है, फाई वाले को हम लिखते हैं -1/r sin थीटा डेल u अपॉन डेल फाई इक्वल में 0, क्योंकि यहाँ पर v जो है फाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब हम टोटल ए की बात करें, रेडियल घटक के कारण, इसके एंगुलर घटक के कारण और ये फाई के कारण है। ई वेक्टर इक्वल में आर कैप 1/4πε0 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब। ई आर की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर। अब हम थीटा कैप और ई थीटा की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 p sin थीटा अपॉन में आर क्यूब। देखते हैं हम यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है। देखिए एज इट इज़ 1/4πε0 दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में आर क्यूब भी कॉमन आ रहा है, और ऊपर से हम देखें तो दोनों में पी भी कॉमन आ रहा है। यहाँ से जो बचेगा होगा 2 cos थीटा और प्लस में साइन थीटा। अब हमें इसमें मैग्नीट्यूड में फाइंड करना है। इसे मैग्नीट्यूड में हम फाइंड करेंगे तो मैग्नीट्यूड का हम देखेंगे, मैग्नीट्यूड में होता है x घटक प्लस में y घटक। तो हम यहाँ पर चूँकि हमारे पास में जो घटक है वो है यहाँ ई आर का स्क्वायर प्लस में ई थीटा का स्क्वायर और रूट में, इसमें से दोनों चूँकि ये पूरी टर्म कॉमन आ रही है, स्क्वायर में भी ये बाहर आ जाएगी, तो अंदर जो बचेगा वो है हमारे पास में 2 cos थीटा का स्क्वायर यानी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस में रूट में यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यदि यहाँ पर जो ट्रिगोनोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी है उसको हम यूज़ कर लें, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, उसका यूज़ कर लेंगे यहाँ, तो ये बचेगा, यानी इस साइन थीटा को हटा के हम यूज़ करना चाहते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। कोस ये 4 cos स्क्वायर थीटा, ये 1 इसमें से इसको घटा देंगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा, और एज इट इज़ यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को हम हटाएंगे तो यहाँ करेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये तो हमारा रिजल्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटेंसिटी है मैग्नीट्यूड में आई है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एंगल बीटा की। रिजल्टेंट के लिए tan बीटा इक्वल ई थीटा अपॉन ई आर, और इक्वेशन से हम ई थीटा और ई आर की वैल्यू रखकर यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा हाफ tan थीटा, या बीटा इक्वल में tan इनवर्स हाफ tan थीटा। ये यहाँ पर एंगल आ गया है रिजल्टेंट के लिए। समीकरण से स्पष्ट है कि जो इक्वेशन हम देख रहे हैं यहाँ पर, यानी ये इक्वेशन जो है हमारी, इसको हम मेन मान लेते हैं 1 और इसको 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 से अगर हम रख दें थीटा, सॉरी इसको लेंगे हम 1 और इस वाली इक्वेशन को हम लेंगे यहाँ पर, इसको हटा देते हैं, इससे नेक्स्ट इक्वेशन को हमने 1 सेलेक्ट कर लिया है, ये हमारी इक्वेशन है 1, ये इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 एंड 2 से हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम थीटा इक्वल 0 रख दें, इक्वेशन 1 में थीटा इक्वल में क्या रख दें, हम यहाँ पर 0 रख देते हैं, तो cos थीटा 0 cos 1 होता है, cos थीटा 0 1 होता है, मैक्सिमम होगा 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा, तो 4 का रूट हम लेंगे 2, यानी ये हो जाएगा 2p अपॉन आर क्यूब, 2p अपॉन में आर क्यूब। या हम ऐसा करते हैं इसे कि थीटा इक्वल 0 रख देते तो cos थीटा 1 यानी 1, इसको हम एज इट इज़ लेते हैं kp अपॉन में आर क्यूब, और इस पूरे को हम लिखेंगे 3 cos 3 + 1 यानी 4, 4 का रूट लेंगे 2 kp अपॉन में आर क्यूब, 2 kp अपॉन आर क्यूब, 2 kp अपॉन आर क्यूब। ई मैक्सिमम होता है और ये जो वैल्यू होती है ये एक्शियल वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्शियल वैल्यू होती है जो कि मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट हम देखें यदि थीटा 90 डिग्री हो, यानी इस इक्वेशन में हम थीटा 90 ले लें तो ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी, इस टर्म को पूरी को 0 कर देंगे, यानी kp अपॉन में आर क्यूब, kp अपॉन आर क्यूब, kp अपॉन आर क्यूब, और ई इक्विलेटरल यानी ये अक्षीय निरक्षीय होती है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ हम देखें कि दोनों का हम रेशियो फाइंड करें, ई एक्स पे जो है वो होती है 2 kp अपॉन आर क्यूब, और ई निरक्ष पे होती है, ई की वैल्यू होती है kp अपॉन आर क्यूब। एक्स तथा निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात 2:1 होता है, दोनों को रेशियो में ले लें, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, kp से kp कैंसिल, यानी एक्स और निरक्ष का जो रेशियो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो 2:1 होता है।
स्पष्ट है कि प्रेक्षण बिंदु के अक्ष से निरक्ष स्थिति में परिवर्तन से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता है। थैंक यू।